Hello, my dear future doctors. I, Dr. Karima Singh Kant, welcomes you all to Pradis Institute of Education. So, bachcha, as you already know, we are together studying biology for class 11th NEET. और हम नीट 2024 को टारगेट करते हुए आपको 11th क्लास की पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हमारे इस चैनल जो कि है प्राडिस एजुकेशन, यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको पूरा का पूरा नीट का करिकुलम क्लास 11th का हमारे चैनल पे कम्प्लीटली फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तैयारी नीट की। तो आप अपनी चीज़ की तैयारी कर रहे हो मेरे साथ और कर रहे हो तैयारी नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो नीट क्यों दे रहे हो भैया? क्योंकि डॉक्टर बनना है, इसीलिए तो हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। तीनों मेंटर्स को आप अपने जानते हो, हम अपने चैनल के बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं और आप ये भी जानते हो बेटा कि हमारा एक ई लर्निंग एप्लीकेशन है। ठीक है, तो प्राडिस एजुकेशन बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS मार्केट से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करोगे तो हम क्लासेस केटर कर रहे हैं नर्सरी से लेकर 12 तक की। तो जो भी बच्चे हैं आपके आसपास, आपके सीनियर्स, जूनियर्स, आप सबको ये चीज़ बता सकते हो कि वहाँ पर उनको पूरा का पूरा कंटेंट, लाइव क्लासेस, 3D वीडियोस, 2D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस और तो और सब कुछ लाइक content, free solutions, worksheets, previous year question, like everything they'll get on a single platform. तो सब कुछ उनको उस एप्लीकेशन में मिल जाएगा. So they won't be requiring anything else if they purchase the subscription for the application. अब एप्लीकेशन का प्राइस क्या है? एप्लीकेशन का 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वैसे वो 30,000 है, बट फिलहाल अगर वो कूपन कोड यूज़ करेंगे दैट इज pradis_2025 तो इनको ये पैकेज मिल जाएगा एट द प्राइस ऑफ 8,999। ठीक है, तो 8,999 में पूरे साल की पूरी तैयारी के लिए उनको ऐप मिल जाएगी। अब रही बात आपकी, तो आप कंटेंट तो फ्री में हमसे पढ़ ही रहे हो ऑलरेडी, लाइव वीडियोस, इंटरैक्टिव वीडियोस। अगर आप ये चाहते हो कि 1-on-1 इंटरेक्शन भी आपको मिले तो उसके लिए आप भी पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और क्यों करनी है? क्योंकि वहाँ पर आपको मिल जाएंगे आपके प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट्स, कंटेंट, और आपको वहाँ पर मिलेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक, और वो सब आपके लिए फ्री रहेगा। तो जब तक आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको 1-on-1 इंटरेक्शन चाहिए, या फिर आप ये चाहते हो कि टीचर से आपकी डायरेक्टली बातचीत हो, उनके अंडर आप अपनी पूरी प्रिपरेशन करो, आपको एक गाइडेंस या मेंटरशिप चाहिए, तो गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, कंटेंट एक्सेस करने के लिए आप एप्लीकेशन डायरेक्टली आपको ये सब चीज़ें फ्री प्रोवाइड की जाएंगी। चलो, इसी के साथ आज हम बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 3rd लेक्चर, और इसमें देखेंगे हमारी किंगडम फंजाई। तो आज का हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट द ऑर्गेनिजम्स जो फंजाई को बिलोंग करते हैं। अब देखो, फंजाई ये जो किंगडम थी, ये है हमारी कौन सी किंगडम? ये है हमारी 3rd किंगडम इन दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो किंगडम मोनेरा पढ़ ली हमने, प्रोटिस्टा पढ़ ली, आज बारी है किंगडम फंजाई को पढ़ने की। अब किंगडम फंजाई ये वही ऑर्गेनिज्म है बेटा जो पहले कहाँ थे? प्लांटे में थे, बट वहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा था कि खाना नहीं प्रिपेयर करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, इसीलिए फिर इनको वहाँ से निकाल के अलग किया गया और किंगडम फंजाई को जन्म दिया गया। तो किंगडम फंजाई स्टार्ट ही वहाँ से हुई थी जब ये रियलाइज हुआ कि इनके पास सेल वॉल तो है बट ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, तो इनको प्लांट किंगडम में नहीं रखा जा सकता। तो वहीं से किंगडम फंजाई का बर्थ हुआ है। अब आप देखो, जो ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड्स ग्रो हो जाते हैं, राइजोपस, वो एक फंजाई है। मशरूम्स आपने देखे हुए हैं, वो फंजाई हैं। ठीक है, ऐसे ही कभी आपने देखा होगा कि मस्टर्ड लीफ के ऊपर ऐसे वाइट स्पॉट्स लग जाते हैं, तो ये भी एक फंजाई के कारण है। मतलब हम फंजाई के बहुत सारे एक्शंस अपने आजू बाजू, अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर रोजमर्रा देखते हैं। काफ़ी बार रियलाइज नहीं करते कि अच्छा ये फंजाई के कारण हो रहा होगा, बट फंजाई बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट के कंपैरिजन में थोड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको हम एटलीस्ट अपनी आंखों से देखने के लिए केपेबल रहते हैं, तो ये हमको थोड़े बड़े साइज में दिख जाते हैं, तो हम इनको देख पाते हैं। अब फंजाई की हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा कि एक बहुत ही यूनिक सी किंगडम है, और इस किंगडम में सारे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बुक की पहली लाइन में ये कहा है किंगडम बहुत यूनिक है भाई, सारे ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं करते। दूसरी लाइन में कहा है कि ग्रेट डाइवर्सिटी मिलेगी आपको इनकी मॉर्फोलॉजी में और इनकी हैबिटेट में। मतलब ये कैसे दिखते हैं उसमें आपको बहुत ह्यूज वैरायटी मिलने वाली है, बिकॉज एक फंजाई आपको यूनिसेल्युलर भी मिलने वाला है जैसे ईस्ट, और बाकी सारे फंजाई आपको मल्टी सेल्युलर मिलने वाले हैं। उसमें भी कुछ मशरूम अम्ब्रेला जैसे दिखने वाले हैं आपको, कुछ दिखने वाले हैं फिलामेंटस, तो बहुत सारी वैरायटी में आपको ये देखने को मिलेंगे।
प्लस ये अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग जगह पे। जैसे यहाँ पे आपको ब्रेड पे ग्रो होता दिख रहा है, कई बार आपको काउटंग पे ग्रो होता हुआ दिखेगा, कई बार ऐसा पैरासाइट रहता हुआ मिलेगा। सो बहुत सारी हैबिटेट में ये आपको मिल जाएंगे। आपने फंजाई देख रखा है मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर, रॉटन फ्रूट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप जानते हो ऑलरेडी कि अगर हमें फंजाई इस तरीके से मॉइस्ट ब्रेड पे मिलता है तो ये हमारा राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड होता है। और ऐसे ही रॉटन फ्रूट्स के ऊपर भी मिल जाता है हमें, तो एस्परजिलस फंजाई जनरली वो होता है, और ऐसे रॉटन फ्रूट्स के ऊपर हमें ग्रो होता हुआ दिख जाता है। कॉमन मशरूम जो आप खाते हो वो भी फंजाई है, टोडस्टूल्स ये भी हमारे फंजाई ही होते हैं। ऐसे ही जो वाइट स्पॉट्स दिखते हैं मस्टर्ड लीफ के ऊपर, ये भी एक फंजाई के कारण है जिसका नाम है एल्ब्यूजो। तो एल्ब्यूगो या एल्ब्यूजो ये भी एक फंजाई है जिसके कारण ये वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं मस्टर्ड लीफ के ऊपर। तो एक छोटे से पैराग्राफ में आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली बच्चा, और यहाँ पर आपको एक और पॉइंट भी बताया है, वो ये पता है कि आपके फंजाई होते हैं कुछ यूनिसेल्युलर, तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, और ये जो सिंगल सेल फंजाई हैं इन्हें हम यूनिसेल्युलर फंजाई कहते हैं, जैसे कि यीस्ट। और यीस्ट क्या करता है, ब्रेड और बियर दोनों बनाने में आपकी हेल्प करता है। तो ब्रेड बनाने में हेल्प करेगा तो आप कहोगे कि बेकरी इंडस्ट्री में हेल्प कर रहा है, बियर बनाने में हेल्प करेगा तो आप कहोगे ब्रीवरी इंडस्ट्री में हेल्प कर रहा है। तो बेकर्स यीस्ट और ब्रीवर्स यीस्ट दोनों यही होते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। तो ये भी आपको फंजाई के ही मेंबर होते हैं, पता होना चाहिए। अब देखो इसके बाद और भी फंजाई हैं, जैसे कि कुछ फंजाई क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो फंजाई प्लांट्स में डिजीज कॉज करने के लिए केपेबल है, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, सब में डिजीज कॉज करते हैं। तो कुछ फंजाई डिजीज कॉजिंग होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो वीट में होने वाली एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं रस्ट, ठीक है। तो ये जो रस्ट है इसको कॉज करता है जो फंजाई, उसका नाम है पक्सीनिया, उसका नाम है पक्सीनिया। तो पक्सीनिया हमारा रस्ट फंजाई कहलाता है, और ये जो रस्ट फंजाई है ये वीट में रस्टिंग कॉज करता है। ऐसे ही कुछ फंजाई एंटीबायोटिक्स के सोर्स होते हैं, जैसे पेनिसिलियम। तो आप जानते हो पेनिसिलियम, इसी से हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी, और ये भी एक फंजाई है। सो फंजाई कैन बी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑल्सो, इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स टू। तो ये भी हमें ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा देखो फंजाई वेरियस हैबिटेट्स में मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि फंजाई और कॉस्मोपॉलिटन, मतलब लगभग हर जगह मिल जाएंगे, एयर में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे, एनिमल्स के अंदर मिलेंगे, प्लांट्स के ऊपर मिलेंगे, और ये जनरली वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करना पसंद करते हैं। सो व्हाट दे आर लाइकिंग इज दे आर लाइकिंग अ वार्म एंड अ ह्यूमिड टेम्परेचर। इसीलिए जब बारिश का सीजन होता है उस वक्त अक्सर हमें चीज़ों में फंगस ग्रो होती हुई दिखने लगती है, तो ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस को पसंद करते हैं। अब देखो इसीलिए हम क्या करते हैं, फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो हम उसे एक कूलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। कूलर एनवायरनमेंट में फंजाई ग्रो होना पसंद नहीं करते, तो आपका फूड खराब नहीं होगा। अदरवाइज आपके फूड में फंगस लग जाती, आपका फूड खराब हो जाता और आप उसे फिर नहीं कंज्यूम कर पाते, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन का एक तरीका है कि फूड को एक कूलर टेम्परेचर पे रखें, रेफ्रिजरेट करें, डीप फ्रीजर में रखें, सो दैट द फंजाई वोंट बी एबल टू ग्रो इन देयर, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है ना सीधे सीधे कि बैक्टीरिया या फंगस ग्रो नहीं करेगा इफ़ यू कीप इट एट अ कूलर टेम्परेचर, बिकॉज द टेम्परेचर विच इज़ अ वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर इज द फेवरेबल टेम्परेचर फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स। तो आपको इनको ये फेवरेबल टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। तो देखो इस तरीके से आपको दिखेगा आपका रस्ट फंजाई जो है पक्सीनिया, ठीक है। ऐसा कुछ दिखेगा आपको आपका पेनिसिलियम। तो आप देख सकते हो दोनों के दोनों हमारे फंजाई होते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो हम यहाँ क्या देखने को मिल रहे हैं, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं फिलामेंटस फॉर्म। तो देखो हम कहते हैं कि यीस्ट को छोड़ के बाकी सारे फंजाई यूजुअली फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मतलब ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं। ये जो पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हम इन्हें बुलाते हैं हाइफे। और ऐसे बहुत सारे हाइफे अगर कंबाइन करते हैं तो उस पूरे कंबाइंड हाइफे को, पूरी उसकी ब्रांचिंग को, उसके पूरे नेटवर्क को हम बुलाते हैं माइसीलियम। उसे हम बुलाएंगे माइसीलियम। तो देखो इनकी जो बॉडी होती है उसमें लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप हाइफे बुलाओगे, और ये जो नेटवर्क ऑफ हाइफे होगा इसे आप बुलाओगे बच्चा माइसीलियम, ठीक है, इसे आप बुलाओगे माइसीलियम। तो आपको ये हर पतला पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये हाइफे है, और ये इसका पूरा का पूरा जो नेटवर्क है दिस इज माइसीलियम। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो कुछ हाइफे में आप ऐसे देखोगे ना कि हाइफे कंटिन्यूअस है, मतलब एक हाइफे जो है वैसे खत्म नहीं हुआ, एक इतना सा नहीं है। ऐसा क्या है कि सारे हाइफे लाइन से जुड़े हुए हैं,
सारे हाइफे लाइन से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई सेपरेशंस नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है, कोई वॉल नहीं है। तो जब इस तरीके से आपको एक पूरा का पूरा कनेक्टेड हाइफे दिखे, जिसके बीच में आपको बहुत सारा साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस दिखें, मतलब आपको दिखे सिनोसिटिक कंडीशन, तो आप कहोगे कि ये वाले हाइफे होते हैं सिनोसिटिक हाइफे। सिनोसिटिक हाइफे। तो अगर आपको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिखे, कोई सेप्टा, कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं मिले बिटवीन द टू हाइफे, देन यू विल बी कॉलिंग इट एज सिनोसिटिक हाइफे। ठीक है, सिनोसिटिक हाइफे। तो कुछ फंजाई कंटिन्यूअस होते हैं, ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, और इन्हें आप सिनोसिटिक हाइफे कहते हो बच्चा। तो ये वाले हाइफे एसेप्टेट होंगे, क्योंकि इनमें ये जो वॉल है यानी सेप्टा है ये एब्सेंट होगा, ये प्रेजेंट नहीं होगा। तो हर सेल के बीच में डिवीजन नहीं है, सारा का सारा एक कंबाइंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको हर का न्यूक्लियस एक ही साथ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम इसे सिनोसिटिक कंडीशन या एसेप्टेट कंडीशन कह रहे हैं। दूसरे हाइफे में आप देखोगे कि सेप्टा हो सकता है, दूसरे वाले में आप देखोगे कि सेप्टा यानी क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है। अगर सेप्टा या क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है तो ये वाला हाइफे हो जाएगा सेप्टेट हाइफे, और सेप्टेट हाइफे अगर ये हो गया तो आप बहुत इजीली अप्रिशिएट कर पाओगे इन सेप्टा को, और ये पूरा आपको एक सिंगल यूनिट की तरह नहीं दिखेगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो सेप्टेट हाइफा में ऐसे क्रॉस वॉल्स यानी कि सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। अब फंजाई की मैं बात कर रही हूँ ना, हम क्योंकि सेल पढ़ चुके हैं तो आप ये बात ऑलरेडी जानते हो कि फंगल सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोजिक नहीं होती, एंड दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का होमोपॉलीमर है जिसे काइटिन हम बुलाते हैं, और काइटिन की बनी होती है फंजाई की सेल वॉल। तो आपको इसमें काइटिन और दूसरे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके की होती है हमारी फंगल सेल वॉल। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे मूव करते हैं बच्चा। तो देखो मैक्सिमम फंजाई कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, और क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं अपना सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस से। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उस पर एंजाइम्स रिलीज करता है, उसे सिंप्लीफाई करता है और फिर कंज्यूम करता है, तो हम उसे कहते हैं सैप्रोट्रॉफ। हम इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द फंजाई सैप्रोफाइट्स होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दे आर लिविंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो डेड और डिकेइंग मैटर पे अगर ग्रो होते हुए दिखे तो आप समझ जाना कि ये आपके सैप्रोफिटिक फंजाई हैं। जबकि दूसरे कैसे होते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं जो दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे किसी प्लांट के ऊपर या किसी एनिमल के ऊपर, और उसकी बॉडी से सिंपल फूड चुरा रहा है, सो यू ऑलरेडी नो इट कि उसे हम पैरासाइट बुलाते हैं। तो आपके फंजाई पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके फंजाई पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सो योर फंजाई विल आइदर बी डिपेंडिंग ऑन अ प्लांट बॉडी, पूरा सिंपल फूड उससे डायरेक्टली चुरा लेंगे तो उसे हम कहेंगे पैरासिटिक फंजाई, या फिर उसके मरने के बाद डेड और डिकेइंग मैटर में से अपना फूड कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे बाहर डाइजेस्ट करा के, तो हम उसे कहेंगे सैप्रोफिटिक फंजाई। सो आई होप दिस इज क्लियर टू अस। अब देखो इसके बाद फंजाई और क्या कर सकते हैं, फंजाई आपको सिम्बायंट्स की तरह रहते हुए मिल सकते हैं। एंड बाय सिम्बायंट्स आई मीन टू से इज कि ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रह रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। तो एक फंजाई एक ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रह सकता है। ऐसी वाली कंडीशन होगी तो हम उसे कहेंगे लाइकन। वहां पर ना आपके लिए समझ पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि एल्गे कौन सा है, फंजाई कौन सा है, बिकॉज वो इतना क्लोज टुगेदर रहेंगे कि वो आपको एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा अपीयर होगा, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा अपीयर होगा। और उसमें हो क्या रहा होगा, एक काम कर रहा होगा, दूसरा काम कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और दोनों में से कोई भी दूसरे के बिना सरवाइव करने के केपेबल नहीं है। दोनों में से कोई भी दूसरे के बिना सरवाइव करने की केपेबल नहीं है। सो इफ इट इज द कंडीशन कि आपके दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं होता, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और सिम्बायोटिक फॉर्म में भी ये लोग रहते हैं, जैसे कि एल्गे के साथ अगर रह रहे हैं तो आप इसे लाइकन्स बुलाओगे, या फिर ये हायर प्लांट्स की रूट के साथ भी रह सकते हैं। और हायर प्लांट के रूट के साथ रह रहे हैं, जैसे ग्लोमस नाम का एक फंगल स्पीशीज है, वो रहता है, जीनस है बेसिकली, वो रहता है किसके साथ, पाइनस की रूट्स के साथ। तो उस एसोसिएशन को आप बुलाओगे माइकोराइजा, उस एसोसिएशन को आप बुलाओगे माइकोराइजा। तो रूट्स के साथ एसोसिएटेड रह रहे हैं अगर हायर प्लांट्स की, तो माइकोराइजा वाले फॉर्म में रह रहे हैं। और अगर
किसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं? एल्गे के साथ एसोसिएटेड रह रहे हैं, तो हम लाइकेंस वाले फॉर्म में इनको देख पाएंगे। तो हमारे कोर्स में ये दोनों चीज़ें डिटेल में है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। अभी हम फिलहाल फंजाई पे एज अ फोकस करते हैं, एज अ सिंपल टॉपिक। देखो, अब रिप्रोडक्शन की बात करोगे ना फंजाई में बच्चा, तो रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिवली हो सकता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर ये लोग करेंगे तो ये लोग फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं, ये लोग फिजन कर सकते हैं, और ये लोग बडिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनमें आपको फ्रैगमेंटेशन होता भी मिलेगा कि एक पतला सा फ्रैगमेंट मैच्योर होकर पीसेस में ब्रेक हो जाए और फिर वो इंडिविजुअल फंगस में ग्रो हो। प्लस आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वही आपका जो फंजा है वो स्प्लिट हो जाए और 2 ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको आप फिजन बुलाओगे। प्लस आपको ये भी देखने को मिलेगा कि उसी फंजाई में से एक आउटग्रोथ निकलेगी जिसे आप बड कहोगे, और फिर वो बड डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले। तो आप फिजन, बडिंग और फ्रैगमेंटेशन तीनों चीज़ें ऑब्जर्व कर पाओगे, क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन तीनों तरीके से करता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे कि एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बच्चा स्पोर्स की हेल्प से। कैसे रिप्रोड्यूस करता है? स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा स्पोर्स की हेल्प से। इनके वाले स्पोर्स हो सकते हैं कुनीडिया, या फिर ये स्पोरांजियोस्पोर्स हो सकते हैं, या फिर बेटा ये जू स्पोर्स भी हो सकते हैं, या फिर ये जू स्पोर्स भी हो सकते हैं। तो देखो, कुनीडिया ऐसे स्पोर्स हैं, एक्सोजेनसली बनते हैं, मतलब बाहर की तरफ बनते हैं, ऐसे अटैच रहते हैं, तो ऐसे बाहर की तरफ नए नए ऐसे बनते जाते हैं। तो एक्सोजेनसली बन रहे हैं अगर, तो हम कहेंगे कि ये हमारे कुनीडिया हैं, ये हमारे कुनीडिया हैं। दूसरी तरफ क्या देखने को मिलेंगे आपको? दूसरी तरफ देखने मिलेंगे स्पोरांजियोस्पोर्स। तो स्पोरांजियोस्पोर्स आप देख रहे हो कि एक स्पोरांजियम है, एक फ्रूटिंग बॉडी, इसके अंदर यहाँ पर ऐसे अंदर बन रहे हैं। अंदर बनने के बाद जब ये ब्रेक होता है तब रिलीज हो रहे हैं, तो ये एंडोजीनस प्रोडक्शन है, क्योंकि अंदर बनते हैं, अंदर बनते हैं। तो कुनीडिया के लिए मैं कहती हूँ कि ये एक्सोजीनसली बने हैं, और वहीं मैं आपको स्पोरांजियोस्पोर्स के लिए बोल रही हूँ बच्चा कि ये बने हैं एंडोजीनसली, एंडोजीनसली। ऐसे ही फिर मूव फर्दर नो, जो हमारा तीसरा टाइप है दैट इज जूस्पोर, दैट इज जूस्पोर। तो जूस्पोर को भी आप देखोगे तो ये भी अंदर ही बनता है, ये भी एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही बन रहा है, जिसे आप जूस्पोरांजियम कह रहे हो, और जूस्पोरांजियम के अंदर ये बनने वाले हैं। और ये वाले जो स्पोर्स होते हैं ये यूजुअली होते हैं मोटाइल, इनमें से फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं 2, और उनके कारण ये मूवमेंट शो करते हैं। तो ये मोटाइल टाइप के स्पोर्स रहते हैं। तो आप देख रहे हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप के स्पोर्स की हेल्प से हो रहा है, दैट इज कुनीडिया, स्पोरांजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे याद रखना कि ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं तीनों। अब हम मूव करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन अगर स्पोर्स की हेल्प से हो रहा है, तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के आप स्पोर्स देखोगे। एक होंगे आपके oospores, दूसरे हैं आपके एस्कोस्पोर्स, और तीसरे हैं बेटा आपके बेसिडियोस्पोर्स, तीसरे हैं आपके बेसिडियोस्पोर्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए oospores, एस्कोस्पोर्स या फिर बेसिडियोस्पोर्स रिस्पॉन्सिबल है। किस टाइप का सेक्सुअल स्पोर बनता है, उस बेसिस पे हमने फंजाई को अलग अलग कैटेगरी में भी रखा हुआ है। ठीक है, तो हर कैटेगरी में आप अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हुए भी देखोगे। वेरियस स्पोर्स हैं, ये सारे के सारे स्पोर्स कहाँ बनते हैं? डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में बनते हैं, जिन्हें आप फ्रूटिंग बॉडीज कहते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे ये स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपकी फ्रूटिंग बॉडीज कहलाएंगे। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्स आपके फ्रूटिंग बॉडीज कहलाएंगे। अब फंजाई की जब भी हम सेक्सुअल साइकिल की बात करेंगे, तो फंजाई की सेक्सुअल साइकिल काफ़ी यूनिक है, काफ़ी यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि यहाँ आप देखोगे सबसे पहले कि दो जो आपके गैमेट्स हैं, भले ही वो दोनों गैमेट्स मोटाइल हों, मूव कर पाते हों, या फिर वो दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल हो, सबसे पहली स्टेप में ये होगा कि आपके दोनों गैमेट्स का अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिक्स हो जाएगा, अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिक्स हो जाएगा। तो आप ये देखो, अगर ये एक गैमेट है और ये दूसरा गैमेट है, तो सबसे पहले इनका प्रोटोप्लाज्म बेटा मिक्स होने वाला है, प्रोटोप्लाज्म इनका मिक्स होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, और जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो इस चीज को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट एज प्लाज्मोगैमी। तो जैसे ही आपको प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता मिले, आप समझ जाना कि प्लाज्मोगैमी हो गई है, आप समझ जाना प्लाज्मोगैमी हो गई है। सो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप में क्या होने वाला है? प्लाज्मोगैमी होने वाली है। एक बार प्लाज्मोगैमी हो जाएगी, उसके बाद आप जनरली क्या देखोगे? उसके बाद आप जनरली देखोगे कि इनके अंदर के जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज करें, इनके अंदर के जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज करें। अब ये न्यूक्लियस अगर तुरंत ही फ्यूज कर गए
तुरंत ही फ्यूज कर गए, तो आपको देखने को मिलेगा कैरियोगैमी, आपको देखने को मिलेगा कैरियोगैमी। तो कैरियन वर्ड न्यूक्लियस के लिए होता है, गैमी मतलब फ्यूजन, तो न्यूक्लियस अगर फ्यूज हो गए तो आपको कैरियोगैमी होती हुई दिखेगी, ठीक है, कैरियोगैमी होती हुई दिखेगी। बट यहाँ से आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है कि भैया क्या सारे फंजाई में प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाती है, तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाती है? तो आंसर है नहीं होती, नहीं होती। काफ़ी सारे फंजाई में प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में एक फेज आता है, एक डिस्टिंक्ट सा फेज आता है, जिसे हम कहते हैं डाइकैरियन, जिसे हम कहते हैं डाइकैरियन। और इस फेज में क्या होता है? इस फेज में बच्चा ये होता है कि सेल तो एक है, बट उसके अंदर आपको दो अलग अलग न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, दो अलग अलग न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखाई दें जो फ्यूज नहीं हुए हैं, जो अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, तो आप इस कंडीशन को कहने वाले हो डाइकैरियन, क्योंकि दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं विद इन अ सेम सेल। तो इस कंडीशन को फिर हम डाइकैरियन कहेंगे, इसे हम डाइकैरियन कहेंगे। तो देखो यही चीज लिखी है, कुछ फंजाई में दो हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो इमीडिएटली फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, तो ये कुछ में होता है। ऑन दी अदर हैंड जो बचे हुए होते हैं, ऑन दी अदर हैंड जो बचे हुए होते हैं, जो एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स को बिलोंग करते हैं, तो ये एस्को और बेसिडियो फंजाई की क्लासेस हैं, इनको जो बिलोंग करते हैं एस्को और बेसिडियो को, इनमें आपको बीच में इंटरवीन करता हुआ एक डाइकैरियोटिक स्टेज दिखेगा, जिसे आप कहोगे N+N कंडीशन, जिसे आप बुलाओगे N+N कंडीशन। और इस N+N कंडीशन के हिसाब से आपको डाइकैरियन वाला फेज देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंजाई। इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियन, इस पूरे फेज को हम कहते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंजाई। तो हो सकता है फंजाई में तुरंत कैरियोगैमी ना हो, एक बीच का फेज आपको देखने मिले, जिसे आप डाइकैरियन कहते हो जिस कंडीशन को, और जिस फेज को आप कहते हो डाइकैरियो फेज। बाद में जाकर ये दोनों के दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे और अल्टीमेटली तो डिप्लॉइड बन ही जाएंगे, अल्टीमेटली सेल आपका डिप्लॉइड हो ही जाएगा। बट अगर ऐसी वाली कंडीशन में वो काफी समय बिताएगा, तो ये वाली कंडीशन उसकी डाइकैरियन कहलाएगी। इस टाइम पे वो जो करेगा वो पूरा फेज उसका डाइकैरियो फेज कहलाने वाला है। इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली दोनों फ्यूज करके डिप्लॉइड सेल आपके लिए बना लेंगे, ठीक है, डिप्लॉइड सेल आपके लिए बना लेंगे। तो ये चीज आप अप्रिशिएट होती हुई देखोगे, किसमें? बेसिडियो और एस्कोमाइसिट्स में, ठीक है, बेसिडियो और एस्कोमाइसिट्स में। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड पॉइंट, एक बार फ्यूजन हो गया, कैरियोगैमी करा दी, कैरियोगैमी कराने के बाद क्या होता है? कैरियोगैमी कराने के बाद जो सेल बनता है, इस सेल को तो हम जाइगोट बुलाते हैं। जाइगोट क्यों बुलाओगे? क्योंकि दोनों गैमेट के फ्यूजन से बना है। तो गैमेट्स का जब फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होता है तो नेक्स्ट जनरेशन का पहला सेल बनता है जाइगोट, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जाइगोट बना है। अब इस जाइगोट को क्या करना है? इस जाइगोट को अंडरगो करना है बेटा मियोसिस, इस जाइगोट को अंडरगो करना है बच्चा मियोसिस। और जब मियोसिस होता है एक डिप्लॉइड सेल में, तो उस डिप्लॉइड सेल से 4 सेल्स बनते हैं, जो चारों सेल्स होंगे हैप्लॉइड, जो चारों सेल्स होंगे हैप्लॉइड। और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स जो बनेंगे, मतलब आधा ही क्रोमोसोम कंटेंट उनमें रहेगा, ये चारों सेल्स कहलाएंगे अब स्पोर्स, ये चारों सेल्स कहलाएंगे अब स्पोर्स। तो आप यहां से देखोगे कि आपका जो फंजाई है, आपका जो फंजाई है उसने पहले बनाया था जाइगोट, पर ये जो जाइगोट था क्योंकि ये डिप्लॉइड सेल था, तो इनको अब भैया पूरा डिप्लॉइड बॉडी नहीं चाहिए, तो इनने क्या किया? इसके अंदर करा दिया मियोसिस। मियोसिस 2 स्टेजेस में होगा। पहली बार जब होगा तो आपके पास 2 सेल्स आ जाएंगे, फिर एक और बार ये डिवाइड करेंगे और अल्टीमेटली आपके पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, इन 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम बुलाएंगे बेटा स्पोर्स। इन्हें हम क्या बुलाएंगे? इन्हें हम बुलाएंगे स्पोर्स। तो मियोसिस हो जाएगी, जाइगोट में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, कहलाएंगे स्पोर्स, कहलाएंगे स्पोर्स। तो जब भी आप फंजाई को देखोगे ना, फंजाई को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हुए, तब हमेशा देखोगे कि 2 हैप्लॉइड हाइफे जो कंपैटिबल मेटिंग टाइप के हैं वो पास में आते हैं और फ्यूज करते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इस तरीके का अगर मेरा फंजाई था, तो ये अगर उसका कंपैटिबल टाइप का हाइफे है, तो ये वाले हाइफे इस तरह से पास आएंगे और फिर ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स होने की कोशिश करेंगे। तो पहले प्लाज्मोगैमी करेंगे, फिर अपने न्यूक्लियस को फ्यूज कराएंगे, फिर अल्टीमेटली वो वाला सेल जाइगोट कहलाएगा, उसके अंदर हो जाएगा मियोटिक डिवीजन और मियोसिस होने के बाद बन जाएंगे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, बन जाएंगे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। तो आप यहाँ से इस चीज़ को अप्रिशिएट करो। देखो सबसे पहले क्या होगा? पास में आ जाएंगे, 2 पास में आने के बाद प्लाज्मोगैमी होगी
हो सकता है डाइकैरियोटिक फेज में रहें, हो भी सकता है ना रहें, फिर कैरियोगैमी हो जाए, जाइगोट बन जाए जो कि एक डिप्लॉइड सेल है, इसमें मियोसिस हो, मियोसिस के बाद बेटा स्पोर्स बने, स्पोर्स बनेंगे, फिर स्पोर्स डायरेक्टली जर्मिनेट करके पूरा नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो स्पोर्स की खासियत यही होती है कि स्पोर्स एक तो एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं, जब रिक्वायर्ड हो तब कंडीशंस एप्रोप्रिएट हो तब अपने आप को पूरे के पूरा डिवाइड कर करके पूरा नया हाइफे, माइसीलियम और पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो इस तरीके से आपका काम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो, तो ये हमारे दो कंपैटिबल टाइप के हाइफे हैं, पास आ रहे हैं। ये दो कंपैटिबल टाइप के हाइफे जब पास आएंगे, इनके बीच में बेटा फ्यूजन होगा, और जैसे ही फ्यूजन होगा तो पहले क्या हो जाएगा, पहले होगा कि आप देखोगे कि एक डाई कैरियन वाला फेज बना है। तो यहाँ पर आप सारे सेल्स देख रहे होगे, सब में दो दो न्यूक्लियस हैं। तो इन्हें डिवाइड कर करके जितना भी बनाए हैं हाइफे, सारे के सारे डाई कैरियन वाली कंडीशन में ही बनाए हैं। तो सबके अंदर दो दो न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं अलग अलग। उसके बाद आप इवेंचुअली देखोगे कि हाँ ऐसे बन जाएंगे ये, फिर उसके बाद इनका फ्यूजन होगा, अल्टीमेटली कैरियोगैमी होगी। एक बार अल्टीमेटली जब इनके अंदर कैरियोगैमी हो जाएगी, उसके बाद ये जाइगोट मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू इन डिटेल ऑल्सो इन बेसिडियोमाइसिटिस। ये जब डायग्राम देख रहे थे, ये आपके बेसिडियोमाइसिटिस ग्रुप का डायग्राम था, तो हम इसको बेसिडियोमाइसिटिस में थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। अब चलो बात कर लेते हैं फिलहाल कि हमने फंजाई को किस तरीके से क्लासिफाई किया है, किस तरीके से हमने फंजाई को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने फंजाई को डिस्ट्रीब्यूट किया है एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को माइंड में रखते हुए, एंड दैट इज कि उनका हाइफे कैसा है, दैट इज उनका हाइफे कैसा है। तो पहली चीज जो हमने इसमें ध्यान दी है वो यही दी है बेटा कि इनका माइसीलियम है कैसा, मतलब हाइफे का जो नेटवर्क है माइसीलियम वो है कैसा, सेप्टेट है, ए सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, कैसा है। इस चीज पे हमने पहली चीज का फोकस रखा है। दूसरा जो फोकस हमने रखा है वो ये रखा है कि ये स्पोर्स कैसे बनाते हैं, किस टाइप के स्पोर्स बना रहे हैं, ऊ स्पोर्स बना रहे हैं, एस्को स्पोर्स बना रहे हैं, या बेसिडियो स्पोर्स बना रहे हैं। तो हमने इस चीज को भी कंसिडर किया है। फिर हमने देखा है कि फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी हैं इनके पास, फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी हैं, क्या इनके पास एस्को कार्ब बनते हैं, बेसिडियो कार्ब बनते हैं, इनके पास एग्जैक्टली कौन सी फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, ये भी हमने कंसिडर किया है। नेक्स्ट जो हमने देखा है, ये देखा है कि इस तरीके से जब चीज़ों को कंसिडर किया तो पूरे के पूरे फंजाई को हमने 4 क्लासेस में बांट दिया। सारे के सारे फंजाई को हमने 4 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहली जो क्लास आई उसको हम कहते हैं बेटा फाइकोमाइसिट्स। पहली जो क्लास आई उसे हम कहते हैं फाइकोमाइसिट्स। ये होते हैं हमारे लोअर फंजाई। इसमें आपको देखने को मिलेगा राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूजो। ठीक है, इसके 3 कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम चैप्टर में इनको देख लेते हैं। फिर आपको दूसरा देखने को मिलेगा एस्कोमाइसिट्स, जिसे हम सैक फंजाई भी कहते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यीस्ट, एस्परजिलिस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट इसके भी एग्जांपल्स हैं। फिर इसके बाद बनी है बेसिडियोमाइसिट्स, जिसे हम कहते हैं क्लब फंजाई। इसमें आपको देखने को मिलेंगे अगैरिकस, पॉलीपोरिस, पक्सीनिया, यूस्टिलाजो और लाइकोपोडिन। तो ये भी आपको देखने हैं, हम इसी चैप्टर में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा ड्यूटेरोमाइसिट्स, जो कि है फंजाई इम्परफेक्टाई, जो कि है फंजाई इम्परफेक्टाई। इसमें आपको मिलेंगे सर्कोस्पोरा, कॉलिडोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा और फ्यूजेरियम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देख पाओगे। तो चलो एक एक करके हम इन सारी की सारी क्लासेस को समझ लेते हैं। ठीक है, सारी की सारी क्लासेस को समझ लेते हैं। सबसे पहली क्लास जिसकी हम बात करेंगे आज, वो है हमारी फाइकोमाइसिट्स। ये है हमारी फाइकोमाइसिट्स। तो हमने क्या कहा, ये लोअर फंजाई हैं, लोअर फंजाई। और अगेन किस बेसिस पर डिवाइड किया है, माइसीलियम कैसा है, स्पोर कैसे हैं। तो वो दोनों कैरेक्टर्स हमें इसके देखने हैं और याद भी रखने हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे रहते कहाँ हैं। तो फाइकोमाइसिट्स की जब बात करोगे ना आप, तो आपको देखने मिलेगा कि ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं, मतलब पानी में रहते हैं। जनरली डिकेइंग वुड पे रहते हैं, जो मॉइस्ट या डैम्प प्लेसेस पे है। तो जैसे आपका फॉरेस्ट है, उसके आजू बाजू अगर कोई नदी वदी है, वहाँ पर कोई पेड़ गिर गया तो उसके ऊपर जनरली लोग रह सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की तरह रहते हैं प्लांट्स के ऊपर। अब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मतलब कंपल्सरी पैरासाइट्स। ऐसा नहीं कि अभी पैरासाइट हूँ, कल सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने लगूंगा, बिल्कुल नहीं। आज पैरासाइट हूँ, कल भी रहूंगा, परसों भी रहूंगा, हमेशा रहूंगा। तो अगर कंपल्सरी है मेरे लिए कि मैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं एक ऑब्लिगेट टाइप का पैरासाइट हूँ बेटा। ठीक है, अब माइसीलियम कैसा है, ध्यान रखना, इसका माइसीलियम है एसेप्टेट और सिनोसिटिक। याद कर लो अब एसेप्टेट और सिनोसिटिक क्या था। जब सारे हाइफे से साथ में आ गए थे
बीच की चीज़ गायब हो गई थी, बीच की चीज़ गायब हो गई थी और साइटोप्लाज्म में बहुत सारा न्यूक्लियस दिख रहा था, तो हम कह रहे थे भैया कि ए सेप्टेट है और सीनोसिटिक कंडीशन में यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में है। तो वैसा ही होता है इनका माइसीलियम, वैसा ही होता है इनका माइसीलियम। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा ज़ूस्पोर्स की हेल्प से। ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो मोटाइल फ्लैजिलेटेड होते हैं ज़ूस्पोर्स, इनकी हेल्प से करेंगे ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर ए प्लेनोस्पोर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर ए प्लेनोस्पोर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब ए प्लेनोस्पोर्स होते हैं बेटा नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, तो क्योंकि नॉन मोटाइल होते हैं इसलिए आपको कोई फ्लैजिला व्लैजिला दिखाई नहीं देगा, कोई फ्लैजिला वगैरह दिखाई नहीं देगा। तो ए प्लेनोस्पोर्स की हेल्प से हो सकता है जो नॉन मोटाइल स्पोर है, या फिर ज़ूस्पोर्स की हेल्प से हो सकता है जो कि क्या है, एक मोटाइल स्पोर है। क्या हो सकता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स हैं दोनों, ए प्लेनोस्पोर भी और ज़ूस्पोर भी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसे भूलना नहीं है। अब देखो ये जो स्पोर्स हैं ये बनते कहाँ हैं? पहली बात तो ये एंडोजीनसली बनते हैं, तो मैंने आपको ये चीज़ अभी भी बताई थी कि ज़ूस्पोर्स एंडोजीनसली बनते हैं, मतलब किसी चीज़ के अंदर बन रहे हैं, किसी चीज़ के अंदर ही अंदर बन रहे हैं। तो अंदर ही अंदर बन रहे हैं तो इस चीज़ को हम एंडोजेनस प्रोडक्शन कह रहे हैं। और बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं इनके स्पोरेंजियम में। तो स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे, ज़ूस्पोर्स बनेंगे ज़ूस्पोरेंजियम में, ठीक है। तो ये हमेशा एक स्पोरेंजियम के अंदर बनने वाले हैं, चाहे ए प्लेनोस्पोर्स की बात करोगे चाहे ज़ूस्पोर्स की बात करोगे, तो कोई भी बाहर की तरफ कट के नहीं बन रहा है, सब एक स्ट्रक्चर के अंदर ही अंदर बनते जा रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है और वो लिखी है कि एक जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जब दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं। एक जाइगोस्पोर का भी फॉर्मेशन होता है जब दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं। तो मुझे खुद सोच के बताओ, गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं, इसका तो मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं ना, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है, गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं, मतलब जाइगोट बन रहा होगा। तो जाइगोट के बनने के बाद वो जाइगोट खुद को किस में कन्वर्ट करेगा? जाइगोस्पोर में कन्वर्ट करेगा। जाइगोस्पोर में कन्वर्ट करने के लिए उसके बाहर कुछ आउटर थिक सी कवरिंग डेवलप होगी। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो दो हाइफे आएंगे कंपैटिबल मेटिंग टाइप के आसपास, ठीक है, यही गैमेट की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों आएंगे, यहाँ पर प्लाज्मोगैमी होगा पहले, फिर क्या होगा? केरियोगैमी होगा। केरियोगैमी होने के बाद जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट क्या कर रहा है? ये जाइगोट अपने आप को जाइगोस्पोर में कन्वर्ट कर रहा है। ये जाइगोट अपने आप को जाइगोस्पोर में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे किया इसने अपने आप को कन्वर्ट? अपनी सराउंडिंग में एक थिक सी वॉल बना के, अपनी सराउंडिंग्स में एक थिक सी वॉल बना के। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ याद रखनी है बच्चा कि दो कंपैटिबल हाइफे आए, एक फीमेल टाइप का एक मेल टाइप का, आने के बाद फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन करना स्टार्ट किया। पहले बनाया जाइगोट, फिर बनाया जाइगोस्पोर, उसकी सराउंडिंग्स में बना ली एक थिक सी कवरिंग, थिक सी वॉल, जिसे आपने कहा जाइगोस्पोर। अब इन्हीं जाइगोस्पोर्स के अंदर ही अंदर क्या होगा? फाइनली बनेंगे आपके ज़ूस्पोर्स। फाइनली इसके अंदर बनेंगे आपके ज़ूस्पोर्स। तो वो सब कुछ इसके अंदर होने वाला है और फिर फाइनली जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के बाद पूरा आपका माइसीलियम वापस से बन जाएगा। तो ऐसे इनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक कि हमने फाइकोमाइसिट्स की जैसे ही बात करनी स्टार्ट की, हमने बात की कि फाइकोमाइसिट्स कहाँ रहते हैं? एक्वाटिक प्लेसेस पे, जो डैम्प हैं, मॉइस्ट हैं, ये डेड और डिकेइंग बॉडी के ऊपर ही रह रहे हैं जनरली। हमने देखा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की तरह प्लांट्स और एनिमल्स में रह रहे हैं। और फिर हमने देखा कि इनका माइसीलियम एसेप्टेट और सीनोसिटिक है, ठीक है। हमने देखा कि भैया इनके जो एसेक्सुअल स्पोर्स थे वो थे ज़ूस्पोर्स या फिर ए प्लेनोस्पोर्स। हमने जब बात करी तो हमने देखा कि इनका जाइगोट अपने आप को जाइगोस्पोर में कन्वर्ट करता है, तो गैमेट के फ्यूजन के बाद जाइगोस्पोर बनता है। अब हम कह रहे हैं कि जो गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स भैया या तो एक जैसे हों, अगर आपको गैमेट्स एक जैसे दिखे, जैसे दोनों गैमेट्स एक जैसे दिख रहे हैं ना, सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो अगर आपको गैमेट्स एक जैसे दिखें तो आप इन्हें कहोगे आइसोगैमस, आप इन्हें कहोगे आइसोगैमस, क्योंकि आप बाहर से देखने पर ये नहीं बता सकते कि कौन सा मेल कौन सा फीमेल है, बिकॉज दे आर अपियरिंग एग्जैक्टली सेम टू यू। दोनों के दोनों मोटाइल हैं, दोनों के दोनों गोल हैं, आपको एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, तो आइसोगैमस कंडीशन कहलाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर ये डिसिमिलर हो कि एक बड़ा हो, एक छोटा हो, एक बड़ा हो, दूसरा भी सेम साइज का हो पर मोटाइल हो, तो ये अलग अलग हो गए। सो इफ दे आर डिफरेंट देन यू विल बी कॉलिंग देम एज एन आइसोगैमस कंडीशन। तो एन आइसोगैमस कंडीशन तब होती है जब दोनों डिफरेंट होते हैं
और इसमें भी एक स्पेशल टाइप की कंडीशन होती है बेटा oogamous कंडीशन, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये होता है कि फीमेल गैमेट हमेशा बड़ा होता है और मेल गैमेट हमेशा छोटा होता है और मोटाइल होता है। मेल गैमेट हमेशा स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। तो मेल गैमेट अगर आपको छोटा और मोटाइल दिखे और फीमेल गैमेट बड़ा दिखे जो फूड स्टोर वगैरह करके रखने के लिए केपेबल है, तो ऐसी कंडीशन को आप बुलाते हो एज oogamous कंडीशन। इस कंडीशन को आप बुलाते हो एज oogamous कंडीशन। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चा इनके एग्जाम्पल्स, भयंकर भयंकर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा फंजाई कहाँ मिलता है। तो आपका जो म्यूकर है किसको बिलोंग करता है, फाइकोमाइसिट्स को। राइजोपस जो है किसको बिलोंग करता है, फाइकोमाइसिट्स को। राइजोपस को हम क्या बुलाते हैं, इसे बुलाते हैं ब्रेड मोल्ड, इसे बुलाते हैं ब्रेड मोल्ड। और एल्ब्यूगो या एल्ब्यूजो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, मस्टर्ड के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट्स हैं उसके लिए जो फंजाई रिस्पॉन्सिबल है वो था आपका एल्ब्यूजो। तो आपका ये जो एल्ब्यूजो है ये एक पैरासिटिक फंगस है जो आपको मस्टर्ड के ऊपर ग्रो होता हुआ मिलेगा। तो म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो किसके एग्जाम्पल्स हुए, फाइकोमाइसिट्स के एग्जाम्पल हुए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऐसे नहीं पूछेंगे कि इनमें से फाइकोमाइसिट्स के कौन से कैरेक्टर्स हैं, ऐसे पूछेंगे कि इनमें से एल्ब्यूजो के लिए क्या ट्रू है। अब जब तक तुमको नहीं याद होगा कि एल्ब्यूजो फाइकोमाइसिट्स को बिलोंग करता है, तुम कैसे चूज करोगे कि एसेप्टेट, हाइफे और सिनोसिटिक होता है माइसीलियम, कैसे तुम्हें याद रहेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि कौन किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप हम यहाँ तक की बात समझ गए हैं। इस तरीके से बेटा आपको आपका राइजोपस दिख रहा है। तो राइजोपस को भी अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये पूरा हाइफे हैं इसके, इन्हीं ने रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। फिर ऐसे इनमें से एक पैरेलली ऊपर निकल के गया है जिसे हम स्पोरेंजियोफोर कह रहे हैं। ऊपर इसने स्पोरेंजियम बनाया है और उसके अंदर ही अंदर इसने क्या बना लिए हैं, बहुत सारे आपके लिए स्पोर्स बना लिए हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर पूरी कहानी चलने वाली है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे तो आप क्या देख पाओगे, म्यूकर देख पाओगे और फिर फाइनली देख पाओगे आपका एल्ब्यूजो। तो राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूजो ये हैं आपके 3 फाइकोमाइसिट्स के एग्जाम्पल। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो है हमारी एस्कोमाइसिट्स, जो कि है हमारी एस्कोमाइसिट्स। तो इसको हम कहते हैं सैक फंजाई। तो चलो देख लेते हैं सैक फंजाई के लिए क्या बताया है। सैक फंजाई के लिए बेटा क्या कहा है कि कॉमनली इसे हम सैक फंजाई ही बुलाते हैं। यहाँ पर जो एस्कोमाइसिट्स होते हैं ये मोस्टली सारे मल्टी सेल्यूलर हैं, मतलब मैक्सिमम मल्टी सेल्यूलर हैं। बट इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि यीस्ट इसी ग्रुप को बिलोंग करता है, यीस्ट इसी क्लास को बिलोंग करता है। तो रेयरली ये लोग यूनिसेल्यूलर होंगे, जैसे कि यीस्ट यूनिसेल्यूलर है जिसको हम बुलाते हैं सैकरोमाइसिस। तो यीस्ट का जो बॉटनिकल नेम है दैट इज सैकरोमाइसिस। मल्टी सेल्यूलर जैसे कि पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम और यीस्ट दोनों एस्कोमाइसिस को बिलोंग करने वाले हैं। कैसे होते हैं ये लोग, सैप्रोफिटिक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं या फिर होते हैं कोप्रोफिलिस। सारी टर्म्स एक एक करके देख लेते हैं अपन। सैप्रोफिटिक डेड और डीकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट, डीकम्पोजर्स कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प कर सकते हैं। पैरासिटिक किसी और पे डिपेंडेंट, उसकी बॉडी से सिंपल फूड को चुराने वाले, खुद के लिए फूड का ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। कॉप्रोफिलिस मतलब जो काउ डंग पे या किसी भी डंग पे ग्रो करता है, तो कोई भी एनिमल डंग पे जो भी फंगस ग्रो करेगा उसको हम कॉप्रोफिलिस कहेंगे। ठीक है, उसे हम कॉप्रोफिलिस कहेंगे। अब देखो पहला ही चीज कि हमने इनको एस्कोमाइसिट्स में क्यों रखा, फाइकोमाइसिट्स में क्यों नहीं रखा। रीजन है इनका माइसीलियम। इनका माइसीलियम कैसा है, इनका माइसीलियम है बेटा ब्रांच्ड और है साथ में सेप्टेट, ब्रांच्ड और साथ में सेप्टेट। तो इस तरीके का आपको इनका माइसीलियम देखने को मिलेगा। उसमें आपको ऐसे ब्रांचिंग भी दिखेगी, उसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपका जो फंजाई है उसमें इतने सारे सेप्टा प्रेजेंट हैं, इतने सारे सेप्टा प्रेजेंट हैं। तो आपको इनका माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड दिखने वाला है। एसेक्सुअल स्पोर्स की हम बात करेंगे तो इनके एसेक्सुअल स्पोर्स होने वाले हैं बेटा कुनीडिया। कुनीडिया तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ऐसे ऊपर की तरफ कटना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुनीडिया रहेंगे। तो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं कुनीडिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुनीडिया है एक्सोजिनसली बनते हैं, मतलब बाहर की तरफ बनते हैं। जिस स्पेशल माइसीलियम पे बनते हैं उस माइसीलियम को हम कहते हैं कुनीडियोफोर, उस माइसीलियम को हम कहते हैं कुनीडियोफोर। तो स्पोरेंजियम के लिए स्पोरेंजियोफोर था, कुनीडिया के लिए कुनीडियोफोर है। तो कुनीडियोफोर के ऊपर आपको आपके कुनीडिया एक्सोजिनसली मतलब बाहर की तरफ कटते हुए दिखेंगे। तो ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे दूर जाते जाएंगे
और फिर यहाँ से अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनमें एक्सोजिनस प्रोडक्शन आप कोनिडिया का होता हुआ देखोगे। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन विल बी प्रोड्यूसिंग माइसीलियम। तो एक ये कोनिडिया है, अभी अगर जर्मिनेट होगा तो ये पूरा इस तरीके से आपका माइसीलियम फॉर्म करने के लिए केपेबल है। तो ये पूरा का पूरा माइसीलियम में अपने आप कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो क्या हैं। ऑब्वियस सी बात है बच्चा, दूसरा कैटेगरी हमने यही देखना था कि स्पोर्स कैसे हैं। तो ए सेक्सुअल तो कोनिडिया हो गए। सेक्सुअल स्पोर्स हैं यहाँ पर एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, इसीलिए इस क्लास का नाम है एस्कोमाइसिट्स। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है एस्कोमाइसिट्स। तो एस्कोस्पोर्स जो हैं ये बनते हैं बच्चा अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ किसमें, अंदर की तरफ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, सैक लाइक स्ट्रक्चर में, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को फिर हम कहेंगे एस्कस। ठीक है, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एस्कस। बहुत सारे होंगे तो हम इसे कहेंगे एस्काई, बहुत सारे होंगे तो हम इसे कहेंगे एस्काई। तो ये जो है आप देखोगे कि सेक्सुअल स्पोर्स इनके एस्कोस्पोर्स हैं, अंदर ही अंदर बन रहे हैं, और किसके अंदर बन रहे हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं, जिसे हम बुला रहे हैं एस्कस यानी एस्काई। ये जो एस्काई हैं ये अपने आप को अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज करते हैं बच्चा, और इन फ्रूटिंग बॉडीज को हम कहते हैं एस्कोकार्प्स। इन फ्रूटिंग बॉडीज को हम कहते हैं एस्कोकार्प्स। तो चलो एक एक करके इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है बच्चों दो माइसीलियम। ठीक है, तो हाइफे जो पास आने वाले हैं कंपैटिबल मेटिंग टाइप के, तो ये तो पहले आएंगे। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है एक एंथ्रीडियम, एक आर्किगोनियम। अब ये हमें देखने को मिला, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये कहीं से फ्यूज होगा, प्लाज्मोगैमी होगी। तो प्लाज्मोगैमी होती हुई दिखेगी हमें। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा एस्कोगोनियम है और एंथ्रीडियम है, तो एस्कोगोनियम फीमेल पार्ट को हम कह रहे हैं, एंथ्रीडियम मेल पार्ट को हम कह रहे हैं। ये दोनों आकर फ्यूज करेंगे, ये दोनों आकर फ्यूज करेंगे, इनका फ्यूजन होगा। इनके फ्यूजन के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा डिवीजन हो रहा है, बहुत सारा डिवीजन हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कैरियोगैमी नहीं हुई है, डायरेक्ट कैरियोगैमी नहीं हुई है। तो डाइकैरियोटिक फेज यहाँ पर हम अप्रिशिएट कर पाएंगे। फ्यूजन के तुरंत बाद ये डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और डिवाइड करेंगे डाइकैरियन वाली कंडीशन में मल्टीपल सेल्स बनाएंगे। पूरी की पूरी स्टेज डाइकैरियो फेज कहलाएगी। तो अपने डाइकैरियो फेज में ये पूरा इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कर करके आपके लिए डाइकैरियोटिक हाइफे बनाएंगे बहुत सारे, जिनमें बनेगी बेटा आपकी फ्रूटिंग बॉडी, जिसे आप कहोगे एस्कोकार्प, जिसे आप कहोगे एस्कोकार्प। तो अब देखो कि इनने यहाँ पर फ्यूज किया, ये दोनों हैं, ये दोनों, इन दोनों ने फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद इस तरीके से पूरी फ्रूटिंग बॉडी बनानी स्टार्ट करी। तो पूरी ये फ्रूटिंग बॉडी बन रही है। ये जो पूरी फ्रूटिंग बॉडी बन रही है इसे हम कह रहे हैं एस्कोकार्प, इसे हम कह रहे हैं एस्कोकार्प। और हमने क्या कहा था, एस्कोकार्प में जो फ्रूटिंग बॉडी है उसी में आपको एस्काई दिखाई देंगे, उसी में आपको एस्कस यानी एस्काई दिखाई देंगे। तो देखो ये पूरी फ्रूटिंग बॉडी है, डाइकैरियोटिक फेज भी आपको दिख रहा है, यहीं पर आपको दिखेगा ऊपर की तरफ एस्कस, यहीं पर आपको ऊपर की तरफ एस्कस दिखाई दे रहा होगा। अब इस एस्कस में क्या होगा, इस एस्कस में फाइनली होगी कैरियोगैमी। तो इस एस्कस के अंदर के जो न्यूक्लियाई हैं वो फाइनली फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके बना लेंगे आपका रिजल्टेंट डिप्लॉइड सेल, जो कि है जाइगोट। तो ये दोनों यहाँ पर अंदर थे, इन दोनों ने अपने आप को फ्यूज किया बच्चा, और बना लिया आपके लिए जाइगोट, और बना लिया आपके लिए जाइगोट। मतलब आपकी कैरियोगैमी वाला प्रोसेस अब जाकर कंप्लीट हुआ है। तो पहले प्लाज्मोगैमी हुई, डाइकैरियोटिक फेज आया, फिर वो डाइकैरियन सेल्स ने अपने आप को माइटोसिस से डिवाइड कर करके पूरी फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प बनाई। एस्कोकार्प में कुछ एस्काई थे, उन एस्काई के दोनों गैमेट्स ने फिर फाइनली फ्यूज किया। फ्यूज करके उन दोनों न्यूक्लियस ने क्या बनाया, दोनों न्यूक्लियस ने फ्यूज करके बना लिया आपके लिए डिप्लॉइड सेल जाइगोट। अब एक बार ये जाइगोट बन जाएगा ना एस्कस के अंदर, उसके बाद वो करेगा अपने आप को मियोसिस से डिवाइड, और मियोसिस करने के बाद वो खुद को कन्वर्ट करेगा इनटू एस्कोस्पोर्स, वो खुद को कन्वर्ट करेगा इनटू एस्कोस्पोर्स। तो आप ये बात ऑलरेडी जानते हो कि हमें डिप्लॉइड सेल तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें तो भैया क्योंकि हमारे फंजाई पूरे के पूरे हैप्लॉइड हैं, तो हमें हैप्लॉइड फंगस पे ही वापस जाना है। तो इसीलिए हमें डिप्लॉइड जाइगोट किसी काम का नहीं है, और उस डिप्लॉइड जाइगोट के बनने के बाद हम उसमें मियोसिस करा देते हैं, वापस से क्रोमोसोम नंबर, ताकि रीस्टैब्लिश हो जाए, और साथ में इन स्पोर्स का फॉर्मेशन करा लेते हैं। अब ये स्पोर्स क्योंकि रेजिस्टेंट, थिक वॉल्ड सब कुछ होते हैं, तो एप्रोप्रिएट कंडीशन में जब ये डिस्पर्स होंगे तब ये फिर डिवाइड कर करके वापस से आपके लिए पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा फंजाई आपके पास वापस आ जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा रिप्रोडक्शन होते हुए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों था ये, इसीलिए था क्योंकि दो अलग अलग कंपैटिबल टाइप के हाइफे पास आए,
उन दोनों में पहले प्लाज्मोगैमी हुई, डाइकैरियोटिक फेज आया, फ्रूटिंग बॉडी बनी एस्कोकार्प, एस्काई के अंदर फिर कैरियोगैमी हुई, कैरियोगैमी के बाद जाइगोट तो बन गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कंप्लीट। इसके बाद इस जाइगोट ने मियोसिस करके फिर स्पोर्स बनाए, मतलब जाइगोटिक मियोसिस देखा हमने, और जाइगोटिक मियोसिस के बाद फाइनली बच्चा हमने हैप्लॉइड स्पोर्स का प्रोडक्शन देखा। तो आई होप यहाँ तक एस्कोमाइसिस हमको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डिफिकल्टी, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ बेटा चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है, प्लीज़ नीचे कमेंट करो। उसके अलावा भी कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप सर्टेनली हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नंबर्स पे कॉल करके हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। फिर भी लग रहा होगी नहीं मैम, एक बार आप मेरी सुन लो मुझे क्या कहना है, तो उसके लिए बच्चा आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो मैम बिल्कुल आपकी सुनेंगे, आपको 1-on-1 पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आपको क्या करना है, बट हाँ करना क्या है, पढ़ाई बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी से करनी है। ऐसा नहीं कि नहीं समझ आया छोड़ दो, ठीक है ना, इतना तो आ गया, ये नहीं करना है। हर चीज़, हर लाइन, हर वर्ड समझना इज एब्सोल्युटली कंपलसरी, बिकॉज एनसीईआरटी इज योर होली बाइबल। अगर हमने अपनी ही बुक को अच्छे से नहीं समझा, देन वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच विल वांट यू टू गेट अ परफेक्ट स्कोर। तो आपको एक परफेक्ट स्कोर 360 के लिए बेटा क्रेव करना ही पड़ेगा। 360 में से 360 लाने पे फोकस करोगे, तब जाकर हम नीट में गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचेंगे। 360 में से ये सोचोगे कि हाँ 200-250 आ जाए, तो हमारा कभी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो हमें परफेक्ट स्कोर की तरफ जाना है। एनसीईआरटी आर होली बाइबल, दी ओनली बुक विच वी आर सपोज टू रीड, उसी पे हमें अपना पूरा कंसंट्रेशन फोकस करना है। तो देखो, अब एस्कोमाइसिस के एग्जाम्पल की बात करोगे तो इसमें आता है बेटा एस्परगिलस, इसी में आता है बेटा क्लैविसेप्स, और इसी में आता है बच्चों न्यूरोस्पोरा, ठीक है, इसी में आता है न्यूरोस्पोरा। तो एस्परजिलस, क्लैविसेप्स और न्यूरोस्पोरा तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों हैं आपके एस्कोमाइसिस के एग्जाम्पल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन फिर से ध्यान रखना, इनमें से जो न्यूरोस्पोरा है, इनमें से जो न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा क्या है, न्यूरोस्पोरा एक ऐसा फंजाई है जिसे बहुत ज़्यादा हमने जेनेटिक की स्टडीज़ में यूज़ कर रखा है, जिसे हम जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क इस पर बहुत सारा हो रखा है, इसीलिए इसी न्यूरोस्पोरा को हम कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। इसीलिए हम इसे कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसको पहले प्लांट किंगडम में रखा था ना, इसीलिए इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अभी ड्रोसोफिला क्या है, ड्रोसोफिला है बेटा फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई वो वाला इंसेक्ट है बेसिकली, जिसके ऊपर मॉर्गन ने स्टडी करी थी और जेनेटिक्स के बहुत सारे रहस्य हमको समझाए थे। तो उस पर बहुत ज़्यादा स्टडी हो रखी है, इसीलिए उसको जेनेटिक्स का पपेट कहा जाता है, मतलब सब कुछ उसी पे करके देखते थे, और प्लांट किंगडम में इस पे करके देख रहे हैं, मतलब फंजाई में से इस पे करके देख रहे हैं, इसीलिए इसे न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से हम जानते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये आपके एस्परगिलस हैं, क्लैविसेप्स हैं और आपके न्यूरोस्पोरा हैं। तो ये हो गए आपके तीनों के तीनों फंजाई। अब बहुत सारे ऐसे भी मेंबर्स हैं जैसे मॉरल्स और ट्रूफिल्स। मॉरल्स और ट्रूफिल्स कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं। तो आपके मॉरल्स हैं, ये आपके ट्रूफिल्स हैं, इनको भी खाया जाता है और इनको डेलिकेसीज में कंसिडर किया जाता है। तो ये आपका एक टेस्टी सा मॉरल है, इसका नाम है मॉर्चेला, और ये एक आपका ट्रूफिल है जिसका नाम है ट्यूबर मेलानोस्पोरम। तो ये दोनों भी एस्कोमाइसिस के एग्जाम्पल हैं, ये दोनों भी एस्कोमाइसिस के एग्जाम्पल हैं। तो याद रखना मॉरल्स और ट्रूफिल। ट्रूफिल तो केक होता है, ट्रफल, आइसक्रीम, केक, चॉकलेट, ठीक है, पेस्ट्री, वैसे याद रख लेना, और मॉरल याद रख लेना। तो ये मॉरल्स और ट्रूफिल्स ये दोनों एडिबल फंजाई होते हैं। अब इनको देखने के बाद हम मूव करेंगे अपनी थर्ड क्लास पे, एंड द थर्ड क्लास इज बेसिडियोमाइसिस, एंड द थर्ड क्लास इज बेसिडियोमाइसिस। अब बेसिडियोमाइसिस को हम प्यार से बेटा बुलाते हैं एज कौन सा फंजाई, क्लब फंजाई, ठीक है। तो इनको प्यार से क्लब फंजाई बुलाया जाता है। कॉमन फॉर्म्स जो बेसिडियोमाइसिस के हैं वो है मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। तो मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स आपको बेसिडियोमाइसिस में बिलोंग करते हुए दिखेंगे। ये ग्रो करते हैं बेटा सॉइल में, लॉग्स और ट्री के स्टम्प्स के ऊपर, लिविंग प्लांट बॉडी के अंदर पैरासाइट की तरह, जैसे कि रस्ट और स्मट। मतलब रस्ट और स्मट दोनों क्या हैं, दोनों हैं पैरासिटिक प्लांट फंजाई, दोनों है पैरासिटिक प्लांट फंजाई। तो ये दोनों के दोनों पैरासाइट्स की तरह प्लांट में रह रहे हैं, इसीलिए इनको हम पैरासिटिक फंजाई कहते हैं। रस्ट फंजाई का तो आप नाम भी जानते हो, इसका नाम है पक्सीनिया, ठीक है। और स्मट फंजाई का अभी जान लो, इसका नाम है यूस्टिलैजो, यूस्टिलैजो। तो पक्सीनिया और यूस्टिलैजो रस्ट एंड स्मट है रिस्पेक्टिवली। अब इनके माइसीलियम की हम बात करें,
ऑब्वियस सी बात है ना कि यहाँ पर भी कुछ स्पोर्स अलग हों, माइसीलियम में कुछ डिफरेंस हो, तब तो कहीं जाकर एक अलग क्लास बनाई होगी। अगर सेम ही होते तो क्यों बनाते, बट अब अलग हो क्या सकता है, क्योंकि देखो एसेप्टेट सिनोसेप्टिक तो फाइको के पास ही चले गए, सेप्टेट और ब्रांच्ड वो तो चले गए हैं किसके पास, एस्को के पास, तो इसके पास बचा क्या, बचा ही कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो बचा है वो फिर से कुछ नहीं बचा है, इसीलिए यहाँ पर फिर से आपको माइसीलियम जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा सेप्टेट और ब्रांच्ड। तो यहाँ पर भी सेम टाइप का है, सेम टाइप का है। इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा माइसीलियम इसका कि ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है और सेप्टा भी प्रेजेंट है, इसीलिए ये वैसा ही है जैसा आपने एस्कोमाइसिट्स में देखा, वैसा ही है जैसे आपने एस्कोमाइसिट्स में देखा। तो फिर डिफरेंस क्या है, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस विल लाई इन द स्पोर्स। यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो स्पोर्स में होगा, इनकी फ्रूटिंग बॉडीज अलग होंगी, इनके स्पोर्स अलग होंगे। तो चलो देख लेते हैं। इनमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स है ना वो जनरली आपको मिलते ही नहीं हैं, जनरली आपको मिलते ही नहीं है। तो इनमें आपको एसेक्सुअल स्पोर्स जैसी चीज़ नहीं मिलेगी। वहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स क्या थे, वहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स क्या थे, कुनीडिया। वहाँ पर हमने पेनिसिलियम में कुनीडिया देखे थे एसेक्सुअल स्पोर्स, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते थे कुनीडियो 4 के ऊपर। यहाँ पर हमें एसेक्सुअल स्पोर्स दिख ही नहीं रहे हैं, ऑल टुगेदर एब्सेंट दिख रहे हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत कॉमनली होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये लोग करते रहते हैं फ्रैगमेंटेशन की हेल्प से। तो यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन एक टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है। एसेक्सुअल स्पोर्स ऑल्दो आपको बेसिडियोमाइसिट्स में नहीं मिलने वाले, बेसिडियोमाइसिट्स में नहीं मिलने वाले। इनमें आपको बच्चा सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं मिलेंगी, इनमें आपको सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं मिलेंगी। अभी कितनी वियर्ड बात है ना, कितनी वियर्ड बात है कि एसेक्सुअल स्पोर्स है नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से करना है और ऊपर से लो सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं है, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करें, तो फिर रिप्रोडक्शन के लिए क्या फ्रैगमेंटेशन के भरोसे रहे, नहीं ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे कुछ अलग होगा। अब अलग क्या होगा पता है, जो इनके नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल सोमैटिक सेल्स जो नॉर्मल हाइफे होते हैं, उन्हीं में से कोई दो हाइफे आते हैं और बोलते हैं कि चलो हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स नहीं है कोई बात नहीं, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम नहीं है कोई बात नहीं, तो फिर ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि हम आ जाएंगे आजू बाजू, हम करेंगे इस चीज़ में हेल्प। तो यहाँ आप यही चीज़ होती हुई देखोगे कि प्लाज्मोगैमी जो है वो तो होगी, और वो होगी बाय द फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 2 अलग अलग स्ट्रेन्स या 2 अलग अलग जीनोटाइप्स के माइसीलियम पास आएंगे, तो जो कंपैटिबल मेटिंग टाइप के हों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों पास आएंगे, और ये दोनों पास आने के बाद फिर क्या होगा, इनके बीच में होगी प्लाज्मोगैमी। तो इनके बीच में जैसे ही प्लाज्मोगैमी होगी, अगेन फिर क्या होगा, डाइकैरियोटिक फेज आ जाएगा। अब ये डाइकैरियोटिक फेज आएगा तो फिर ये पूरा डिवाइड कर करके इस तरीके से आपके लिए एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाएंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर करके एक पूरा डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाएंगे। वहाँ क्या हो रहा था, डिवाइड कर रहे थे और डायरेक्टली आपकी फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करा रहे थे, एस्कोकार्प। यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले डिवाइड कर करके आपके लिए पूरा ब्रांच्ड सा माइसीलियम बना रहे हैं। अब ये जो ब्रांच्ड माइसीलियम है, ये जो ब्रांच्ड माइसीलियम है, जब भी कंडीशंस एप्रोप्रिएट होंगी, जब भी कंडीशंस एप्रोप्रिएट होंगी, तो ये क्या करेगा, ये अपने अंदर और माइटोसिस करेगा और एक बेसिडियोकार्प का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से पूरे बेसिडियोकार्प का फॉर्मेशन करेगा। और बेसिडियोकार्प में आप देखोगे कि इसमें कुछ ऐसे गिल्स लाइक सेल्स मिलेंगे, मतलब गिल्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिन्हें हम कहेंगे बेसिडिया, जिन्हें हम कहेंगे बेसिडिया। तो बेसिडिया बन कैसे रहे हैं, बेसिडिया बन रहे हैं डाइकैरियन वाले सेल से, डाइकैरियोटिक फेज से। तो यहाँ पर हमने यही देखना है कि 2 वेजिटेटिव या फिर 2 कंपैटिबल टाइप के सोमैटिक हाइफे पास में आए, पास में आने के बाद प्लाज्मोगैमी करें, प्लाज्मोगैमी करके डाइकैरियन सेल बनाए, मतलब डाइकैरियोटिक फेज। डाइकैरियोटिक फेज बनने के बाद नॉन स्टॉप, अगर कंडीशंस एप्रोप्रिएट है तो नॉन स्टॉप ऐसे माइटोसिस करके पूरा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना लें अपना। उस पूरे स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं बेसिडियोकार्प, जो उनकी फ्रूटिंग बॉडी है, ऑब्वियसली बात है। तो पूरा बेसिडियोकार्प बनाए, पूरा बेसिडियोकार्प बनाने के बाद बेटा यहाँ पर कुछ स्पेशल सा स्ट्रक्चर बनाए जिसे हम कह रहे हैं बेसिडिया, ठीक है, बेसिडिया। तो ये बेसिडिया नाम के कुछ स्पेशल सेल्स ये लोग बना लें। एक बार इनके ये बेसिडिया बन जाएंगे, एक बार इनके ये बेसिडिया बन जाएंगे, उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद होने वाला है बेसिडिया के अंदर कैरियोगैमी, उसके बाद बेसिडियम के अंदर होने वाली है कैरियोगैमी।
तो सबसे पहले क्या करो, डाई कैरियन बनवाओ 2 वेजिटेटिव सेल्स को फ्यूज करा के, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मेल और फीमेल सेल्स नहीं है, सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, तो आपको 2 नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स को लेना है, प्लाज्मोगैमी कराना है, उनके अंदर 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, डाई कैरियोटिक फेज है। अब इस डाई कैरियोटिक सेल को बोलना है चलो डिवाइड कर करके तुम तो पूरा फैल के अपना फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाओ, पूरी अपनी फ्रूटिंग बॉडी बनाओ बेसिडियोकार्प, उसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स बनाओ जिन्हें हम कह रहे हैं बेसिडियम, तो यही चीज़ बेटा बुक भी कह रही है। देखो बुक में डायग्राम नहीं है इसलिए आपको पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, बट अब देखो यहाँ लिखा है द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज अ डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज अ डाइकैरियोटिक which will ultimately give rise to the entire basidium, ठीक है। तो ये बेसिडिया या बेसिडियम इससे अल्टीमेटली बन जाएगा। एक बार ये बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, कैरियोगैमी और मियोसिस होगा इस बेसिडियम के अंदर, कैरियोगैमी और मियोसिस होगा इस बेसिडियम के अंदर। तो मान लेते हैं कि बेसिडियम के अंदर के सेल्स हैं, इनके अंदर अब हमें कैरियोगैमी करानी है, फ्यूज करा देते हैं इनको, जाइगोट बनवा देंगे। तो कैरियोगैमी होकर इनके अंदर जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद फर्दर इनके अंदर बेटा मियोसिस होगा, क्योंकि आप जानते हो अगेन जाइगोट डिप्लॉइड है और हमारे फंजाई कैसे हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं, तो हमको इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स को डिप्लॉइड तो बनाना नहीं है, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर अगर हम बढ़ा देंगे तो स्पीशीज बदल जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से सेम क्रोमोसोम नंबर इस्टेब्लिश करके देना पड़ेगा। सेम क्रोमोसोम नंबर इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेम क्रोमोसोम नंबर इस्टेब्लिश करने के लिए हम जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं दैट इज मियोटिक डिवीजन। तो हम जाइगोटिक मियोसिस होता हुआ देखेंगे कि इस बेसिडियम के अंदर जो जाइगोट बना था उसने किया मियोसिस और बना लिए बेटा बेसिडियम के अंदर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, और इन स्पोर्स को अब हम कहेंगे बेसिडियोस्पोर्स। इन्हें हम क्या कहेंगे, बेसिडियोस्पोर्स। तो आप यही सेम चीज देखोगे कि बेसिडियम के अंदर कैरियोगैमी और मियोसिस हुआ, अल्टीमेटली 4 बेसिडियोस्पोर्स बन गए। स्पोर्स कैसे हैं, सारे स्पोर्स यहाँ पर हैप्लॉइड हैं, ठीक है। तो हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बन गए। अब बेसिडियोस्पोर्स बनते कहाँ हैं भैया, बाहर की तरफ बनते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ बनते हैं। तो ये अंदर की तरफ नहीं बनेंगे, ये बाहर की तरफ बनेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि एक्सोजेनसली बनते हैं। तो बाहर की तरफ इनका प्रोडक्शन किया जाएगा, तो ये बेसिडियम के ऊपर बनते हैं बाहर की तरफ। जिस फ्रूटिंग बॉडी में है ना ये आपका बेसिडिया, इस पूरी फ्रूटिंग बॉडी को आप कह रहे हो बेसिडियोकार्प, इस पूरी फ्रूटिंग बॉडी को आप कह रहे हो बेसिडियोकार्प। तो पूरा बेसिडियोकार्प था, उसके अंदर आपके बेसिडियम वाले स्पेशल सेल्स थे, जिनके अंदर जाकर बेटा फाइनली कैरियोगैमी हुई, फाइनली जाइगोट बना, फिर हुआ मियोटिक डिवीजन और 4 बेसिडियोस्पोर्स बन गए। कहाँ बने, आउटवर्ड की तरफ, मतलब जैसे कोनिडिया बनते हैं एक्सोजेनसली, उसी तरीके से आपके बेसिडियोस्पोर्स भी एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होंगे। एक बार आपके बेसिडियोस्पोर्स बन जाए, फिर ये बेसिडियोस्पोर्स जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी पूरे अपने आप को ऐसे नॉर्मली डिवाइड कर करके पूरा वापस नया माइसीलियम बना सकते हैं और आपका नया फंजाई डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से होता है बेसिडियोमाइसिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं भी था, बट इनके पास कोई चारा नहीं है, सेक्स ऑर्गन्स थे नहीं, तो वेजिटेटिव सेल्स ने आके बोला कि भैया फ्यूजन फर्टिलाइजेशन तो करना ही है, बिना जाइगोट बनाए काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो प्लाज्मोगैमी भी हुई, फिर फाइनली कैरियोगैमी भी हुई और फाइनली मियोसिस भी हो गया। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से बेसिडियोमाइसिट्स और एस्कोमाइसिट्स में डाइकैरियोटिक फेज का इंपॉर्टेंस है। वहीं पर उसी डाइकैरियोटिक फेज से फ्रूटिंग बॉडी बनती है, उसी के अंदर एस्कस बन रहा था, एस्को में उसी में यहाँ बेसिडियम बन रहा है, और फिर एस्कस और बेसिडियम के अंदर फाइनली कैरियोगैमी मियोसिस वाला प्रोसेस चलता है। तो आई होप ये चीज़ हमको क्लियर होगी। अब देखो कुछ कॉमन मेंबर्स जो बेसिडियोमाइसिट्स को बिलोंग करते हैं वो कौन है, अगैरिकस जिसे हम मशरूम कहते हैं, यूस्टिलाजो जिसे हम कहते हैं स्मट फंजाई, ठीक है। तो यूस्टिलाजो के कारण है ये स्मट फंजाई है आपका, और फिर है आपका पक्सीनिया जो कि है आपका रस्ट फंजाई। तो वैसे ही लग रहा है ना जंग जैसा, इसीलिए से रस्ट फंजाई कहते हैं। तो ये हो गए हमारे बेसिडियोमाइसिट्स। So with that my dear children, we are finally here on our 4th class. तब हम चौथी क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है ड्यूटेरोमाइसिट्स, ठीक है, जो कि है ड्यूटेरोमाइसिट्स। अब इस जो चौथी क्लास है ना ड्यूटेरोमाइसिट्स, ये बहुत ही अनोखी क्लास है, बहुत ही अनोखी क्लास है। और पता है अनोखी क्लास क्यों है, क्योंकि इसमें रहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, ऐसे फंजाई जिनके बारे में हमको खुद ही नहीं पता, ऐसे फंजाई जिनकी सेक्सुअल साइकिल के बारे में हमको खुद कोई आइडिया नहीं है। तो जिनको हम अच्छे से नहीं समझ पाए उनको हमने उठाकर ड्यूटेरोमाइसिट्स में डाल दिया है, इसीलिए इन्हें हम फंजाई इम्परफेक्टाई यानी इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। तो इन्हें हम कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं बच्चा,
क्योंकि हमें इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज की जानकारी है। अभी हमें इनके बारे में बाकी चीज़ें पता नहीं है। अभी हमें इनके बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं पता नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, या फिर ये पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। उसके अलावा हमें इनके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसीलिए हम इनको इम्परफेक्ट फंजाई कह रहे हैं। जब हमें पता चल जाएगा ना, जैसे हमें पता चल जाता है, जैसे एक बार डिस्कवरी हो जाती है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, उसके बाद इसे हम यहाँ से उठाकर डाल देते हैं इनटू एस्को या फिर बेसिडियो। तो एक बार सेक्सुअल साइकिल पता चल जाए तो उठाकर इसको वापस डाल देंगे उसके रिस्पेक्टेबल ग्रुप में। जब तक नहीं पता तब तक वो इसी क्लास में रहेगा, तब तक वो इसी क्लास में रहेगा। तो यहाँ पर इन्हें यही कहा है कि व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। तो एक बार पता चल जाए तो फिर उनको कहाँ जाना चाहिए वो डिसाइड हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज पता है उसको हमने एक नाम दे रखा है और उसको ड्यूट्रोमाइसिट्स में डाल रखा है, और ये भी हो सकता है कि उसकी सेक्सुअल स्टेज के हिसाब से हमने उसको दूसरा नाम दे रखा है और उसको कहीं एस्को या बेसिडियो में डाल रखा है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर है नहीं। तो ये हो सकता है कि हमने ये गलती करी हो कि हमने उसकी एसेक्सुअल साइकिल देखी, वेजिटेटिव साइकिल देखी और उसको यहाँ ड्यूट्रो में डाल दिया, बट वहीं पर कोई और साइंटिस्ट उसको समझ चुका हो पूरा डिटेल में और उसकी सेक्सुअल साइकिल को देखते हुए उन्होंने उसको उधर उधर पुट कर दिया हो। उस टाइम पर उसको दोनों चीज़ों को कोरिलेट नहीं किया गया हो। अब जब दोनों को कोरिलेट कर लेंगे तो फिर फाइनली उसको एक सूटेबल जगह पे रख दिया जाएगा। जैसे ये लिंकेज इस्टेब्लिश हो जाते हैं ना, तो हम इनको करेक्टली आइडेंटिफाई करके ड्यूटेरोमाइसिस से हटा देते हैं, तो एक बार आपको परफेक्ट स्टेज यानी सेक्सुअल साइकिल पता चल जाए, फिर आप इनको यहाँ से लेके चले जाना, एस्कोमाइसिट्स वेसिडियोमाइसिट्स में डाल देना। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिट्स में जो चीज़ हमें पता है वो ये पता है कि ये लोग एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स इनके जो होते हैं वो होते हैं कोनिडिया। तो ड्यूट्रोमाइसिट्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एसेक्सुअल स्पोर्स की हेल्प से, जिन्हें हम कोनिडिया कह रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें आपको कोनिडिया की हेल्प से होता हुआ दिखेगा। माइसीलियम आपको इनका भी सेप्टेट और ब्रांच्ड दिखने वाला है। कुछ मेंबर्स जो हैं इनके वो सैपोरोफाइट्स हैं बच्चा, कुछ मेंबर्स हैं इनके पैरासाइट्स। ठीक है, बट मैक्सिमम जो है इनके वो सारे के सारे इनके डीकम्पोजर्स हैं। और डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, कचरे को मतलब लिटर को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, और जब वो इस तरह से ब्रेक करते हैं, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में मदद कर देते हैं। तो मिनरल रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, डीकम्पोजिंग, इनमें ड्यूट्रोमाइसिट्स का भयंकर इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा इसी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी को बिलोंग करते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ध्यान रखना कि सिर्फ इनके एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया के बारे में हमको जानकारी है। माइसीलियम ऑब्वियसली बात है सेप्टेट और ब्रांच्ड है, इसीलिए एस्को या बेसिडियो में हमें डाउट है, और ये हमें पता है कि करते क्या है। तो ये करते हैं हमारे लिए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो या फिर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो, बट मैक्सिमम लोग डीकम्पोजर्स होते हैं और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा बच्चा इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों को भी यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से देख सकते हो। अब हम आगे मूव कर लेते हैं और इसके साथ कंप्लीट कर लेते हैं अपना टॉपिक, जो कि है किंगडम फंजाई। So with this we have completed entire kingdom fungi. Lichens or mycorrhiza I know is remaining, but that we will be studying after studying viruses. तो जैसा ऑर्डर बुक में दिया है, we are following the same order. तो हम बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं बच्चे, NCERT के हिसाब से, तो हम उसको बाद में ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में we will be learning about viruses, we will be learning about viroids, prions, lichens and mycorrhiza. So अब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने के लिए करना क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन हिट कर लो ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। जैसे ही लेक्चर अपलोड हो आप तुरंत देखते जाओ, क्योंकि अगेन आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो तैयारी आपकी जीत की बेटा, तैयारी नीट की। तो नीट की तैयारी अगर करनी है तो कोई भी लेक्चर्स मिस करने नहीं है, पहले दिन से कंसिस्टेंटली पढ़ना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है। कोई भी डाउट आए कमेंट में लिखो, मेंटर को कॉल करो, आपके पास नंबर आ ही रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे भी चाहो अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करो। एक बार आप प्राडिस एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बिकॉज यू नो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है। इट्स बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा तभी आप नीट क्रैक करोगे। ऐसा कोई क्वेश्चन रह नहीं जाना चाहिए जो आपको ऐसा लगे यार ये कैसा क्वेश्चन है, पहली बार देखा है। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने अपने करनी है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए चलो फिलहाल एंट्रेंस कॉर्नर भी देख ही लेते हैं। अब देखो एंट्रेंस कॉर्नर में कुछ क्वेश्चन है,
आज के लिए कुछ अलग तरीके से करेंगे इसे। अभी तक की सारी क्लासेस में मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स बता रही थी, आज की क्लास में मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं बताऊंगी। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपके लिए छोड़ दूंगी जो आप चैट बॉक्स में लिखोगे। अगर आप कमेंट में लिखोगे आंसर सही होगा तो बिल्कुल मैं उस पर रिप्लाई करूंगी, गलत होगा तो मैं आपको उसका सही सोल्यूशन बताऊंगी। चलो देख लेते हैं कि करके इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। इनमें से फंजाई के लिए क्या गलत है। यहाँ पे लिखा है कि फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं। सारे फंजाई के पास प्योरली सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों हो सकते हैं। अब रॉन्ग पूछा है ना, और यहाँ क्या लिख दिया है कि सेल्यूलोज की सेल वॉल है। तो बेटा सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है क्या? नहीं होती। सेल वॉल किसकी होती है? सेल वॉल होती है काइटिन की। तो इनके पास काइटिन की बनी हुई सेल वॉल है जो कि एक एसिटाइल ग्लूकोजामाइन यानी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का होमोपॉलीमर होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल इन मोस्ट फंजाई। तो मेजर कंपोनेंट तो बेटा काइटिन ही है। काइटिन के अलावा दूसरे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ऐसा एनसीईआरटी ने हमें बता दिया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग बिलोंग टू। तो फंजाई इम्परफेक्टाई कौन थे? फंजाई इम्परफेक्टाई थे फोर्थ क्लास, दैट वाज ड्यूट्रोमाइसिट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली इन। कि स्पोर्स एक्सोजीनियसली इनमें से किसमें बनेगा? एक बार क्या हो गया? कैरियोगैमी के बाद मियोसिस हो गया तो अब आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है कि इनमें से कौन सा आपका बेसिडियोमाइसिट है। कौन सा इनमें से आपका बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है। तो जो भी बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है वही आपका आंसर है। तो ये मुझे कौन सोच के बताएगा? ये मुझे सोच के बताओगे आप मुझे सोच के बताओगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप लिखोगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, ताकि हमें भी तो पता चले कि तुम लोग कितना सीरियसली पढ़ रहे हो। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई। कि इनमें से फंजाई के लिए क्या ट्रू है? कि इनके पास एक रिजिड सेल वॉल नहीं होती, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है इनके पास, या फिर ये फैगोट्रॉफ्स होते हैं। इनमें से फंजाई के लिए क्या ट्रू है? तो फंजाई के लिए बेटा क्या ट्रू है? कि ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोडक्शन ऑफ ज़ूस्पोर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंबर्स ऑफ। तो ज़ूस्पोर्स किस में बनते हैं? तो ज़ूस्पोर्स बनते थे मेरे बच्चों फाइकोमाइसिट्स में, ठीक है, फाइकोमाइसिट्स में। मैं तुम लोग को फटाफट एक बार दिखा दूं, ऐसा नहीं कि तुम लोग भूल जाओ। और मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें लिख के बताना है, इसका मतलब ये नहीं है भैया कि तुम नहीं बताओ, ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम नहीं बताओ, इसका मतलब ये है कि तुम्हें बताना है, ठीक है। तो ज़ूस्पोर्स होते हैं हमारे फाइकोमाइसिट्स में। सबके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना है तुम्हें। एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा किस में थे? एस्को में थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी याद रखनी पड़ेंगी। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूस्टिलाज इज अ मेंबर ऑफ किंगडम। सो इट्स अ मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई, ठीक है, इट्स मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म्स symbiotic association with plants and helps them in their nutrition। तो इनमें से मैंने आपको अभी बताया था कि हायर प्लांट की रूट्स के साथ जो रहता है वो होता है बेटा ग्लोमस, ठीक है। इस चैप्टर में नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 12 में। तो अगेन बायोलॉजी है, हमारी बुक है, तो यहाँ से वहाँ क्वेश्चन मिक्स करके पूछ लेते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 12 में लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? रूट प्रेशर गट्टेशन, पक्सीनिया स्मट, रूट एक्सार्ज प्रोटोजाइलम, केशिया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब आप पूछो मुझसे कि मैम हमने तो इनमें से कुछ सुना ही नहीं है हम कैसे बताएं, ठीक है, हम कैसे बताएं। बट भाई जो सुना है वो तो पता होना चाहिए ना। जो सुना है वो है पक्सीनिया। पक्सीनिया कौन सा फंजाई होता है? पक्सीनिया होता है बेटा रस्ट फंजाई, और यूस्टिला जो होता है स्मट फंजाई। तो ऑब्वियस ही बात है यही चीज़ इनकरेक्टली दी हुई है। तो बाकी सब कुछ सही है कि रूट प्रेशर गट्टेशन उसी के कारण होता है, रूट में आपको एक्सार्ज प्रोटोजाइलम दिखता है, और केशिया में आपको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखती है। बाकी सारी क्वेश्चंस भी बुक से ही पूछे गए हैं, अलग अलग चैप्टर्स में दिए हुए हैं, हम डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट है फंगस एल्ब्यूजो इज अ मेंबर ऑफ। तो मुझे बताओ भैया एल्ब्यूजो यानी हमारी रस्ट के बाद वाली स्मट, तो ये हमारी स्मट फंजाई है। तो स्मट, रस्ट,
मशरूम किसको बिलोंग करता है? बिलोंग करते हैं हमारे बेसिडियोमाइसिट्स को। मॉरल्स, ब्रूफिल्स, ट्रूफिल्स किसको बिलोंग करते हैं? मॉरल्स, ब्रूरल्स, ट्रूफिल्स किसको बिलोंग करते हैं? बिलोंग करते हैं हमारे एस्कोमाइसिट्स को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, कि इनमें से क्या करेक्ट मैच किया हुआ है? इनमें से क्या करेक्ट मैच किया हुआ है? तो भैया देखो, इनमें से म्यूकर कॉन्जुगेशन एस्कोमाइसिट्स बिल्कुल नहीं, फाइकोमाइसिट्स। अगैरिकस बेसिडियोमाइसिट तो है पर पैरासिटिक नहीं है, सैप्रोट्रोफिक है। फाइटोफोरा एसेप्टेट नहीं भाई, सेप्टेट माइसीलियम है। मतलब डी ऑप्शन, ऑल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता नहीं, ड्यूट्रोमाइसिट्स को बिलोंग करता है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन यूस्टिलाजो, न्यूरोस्पोरा एंड अगैरिकस? व्हाट इज कॉमन बिटवीन यूस्टिलाजो, न्यूरोस्पोरा एंड अगैरिकस? अब देखो यूस्टिलाजो और अगैरिकस ये तो सेम क्लास को भी बिलोंग करते हैं, बेसिडियो, बट न्यूरोस्पोरा बिलोंग करता है एस्को को। अब ये तीनों एडिबल होते हैं क्या? नहीं होते। इन सबको कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं? नहीं, सिर्फ इसी को कहते हैं। इन सबके पास मोटाइल सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं? नहीं होते। तो इन सबके पास लेकिन एक डाइकैरियोटिक फेज ज़रूर होता है, तो डाइकैरियोटिक फेज सारे एस्को और बेसिडियो में होता है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी बी। करेक्ट आंसर विल बी बी। नाउ व्हाट वी हैव टू लुक इज वी हैव टू मैच द कॉम्बिनेशन। तो अगेन ये मैच द कॉम्बिनेशन बेटा मुझे आप लोग करके बताओगे। आई वॉन्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 and 14 इन द कॉमेंट सेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 4 and क्वेश्चन नंबर 14 इन द कॉमेंट सेक्शन। एस्कोमाइसिट्स, चलो ये ABCD था, मैं लिख देती हूँ बच्चा, ABCD था, तो आपको मुझे मैच करके बताना है कौन किस में मिलता है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, मैं बहुत श्योर हूँ कि आप लोग इसका करेक्ट आंसर मुझे बता ही दोगे। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द स्ट्रक्चर प्रोड्यूसिंग बेसिडियम इन बेसिडियोमाइसिट्स इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। तो वो स्ट्रक्चर जो बेसिडियम बना रहा है, ठीक है, वो डाइकैरियोटिक सेल, वो कैसे बन रहा था? डाइकैरियोटिक फेस किस चीज़ से बन रहा था? किसके फ्यूजन से? दो वेजिटेटिव सेल के फ्यूजन से, दो मेल गैमेट के, दो फीमेल गैमेट के, या मेल और फीमेल के? ऑब्वियस ही बात है, दो वेजिटेटिव सेल के फ्यूजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिटोट्रिकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कोलिटोट्रिकम हमारा ड्यूटेरोमाइसिट का एग्जाम्पल है, इम्परफेक्ट फंजाई। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू एस्कोमाइसिट्स? इनमें से क्या एस्कोमाइसिट्स के लिए सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। माइसीलियम इज सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट, commonly known as sac fungi. Asexual spores are called conidia and are produced exogenously. Sexual spores are called aspores and are produced endogenously. They are saprophytic, decomposers, parasitic और coprophilous। ठीक है, coprophilous। तो हमें क्या बताना है कि इनमें से क्या एस्कोमाइसिट्स के लिए गलत दिया है। तो एस्कोमाइसिट्स में बेटा माइसीलियम कैसा होता है? माइसीलियम कैसा होता है? माइसीलियम होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तो वापस आ जाओ, एस्कोमाइसिट्स को हम देख लेते हैं, तुरंत ही देख लें ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे भैया। माइसीलियम है ब्रांच्ड और सेप्टेट, यही लाइन लिखी है। सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलिस होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखा है? एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं कोनिडिया, कहाँ बनते हैं? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पता रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने सारी क्वेश्चन सही देखे हैं ना। ठीक है, इस क्वेश्चन पे थे हम कहाँ थे कि भैया इसके बारे में ये ऑप्शन गलत है, तो माइसीलियम कैसा है? इसका ब्रांच्ड और सेप्टेट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन फंजाइज। अब मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, देखो हम प्लांट्स की जब बात करते हैं हम कहते हैं स्टार्च है, ठीक है, हम कहते हैं स्टार्च है, और जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं ग्लाइकोजन है, हम कहते हैं ग्लाइकोजन है, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो इनमें भी आपको जो मेन स्टोरेज मिलता है वो मिलता है ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। ये आपने यहाँ नहीं पढ़ा, बट ये आपको कहीं ना कहीं और बुक में पढ़ने मिल ही जाएगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द फंगस ऑफन स्टडीड इन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स एंड कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम इज। अब इसका आंसर भी मुझे तुम ही बताओगे, इसका आंसर भी मुझे तुम ही बताओगे। तो 4, 14, 19 इन द कॉमेंट सेक्शन यू गाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच इज एसोसिएटेड विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ कौन एसोसिएटेड है इन सब में से? तो एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स या फिर कोनिडियोस्पोर्स। तो देखो एस्को
बेसिडियो और जाइगो कैसे हैं? कैसे हैं? सेक्सुअल स्पोर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया इनमें से ए सेक्सुअल स्पोर होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि हमें एफ्लाटॉक्सिन कौन बना के देता है? एफ्लाटॉक्सिन कौन बना के देता है? तो ये चीज़ बेटा हमने अभी नहीं पढ़ी है, हमने टॉक्सिन्स वगैरह अभी नहीं पढ़ा है, ये सब हम पढ़ेंगे हमारी 12th क्लास के चैप्टर में। तो यहाँ पर फिलहाल आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं भी बने तो भी इसमें कोई चिंता की बात है नहीं। एफ्लाटॉक्सिन बनाने का काम जो है ये है एस्परजिलस का, ठीक है, ये है एस्परजिलस का। तो एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस के कारण बनता है। और अब यहाँ पे तो हमसे स्पीशीज भी पूछ ली है, तो अब हमसे स्पीशीज पूछी है तो जैसा इसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन, तो उस बेसिस पे अगर आप चाहो तो आप गेस वर्क कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा फ्लैविस। तो एस्परगिलस फ्लैविस एफ्लाटॉक्सिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोफाइटिन किसको बिलोंग करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं ड्यूटेरोमाइसिट्स को। मूव करते हैं 23 पे। द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड इज, ब्रेड मोल्ड किसको कहते हैं? राइजोपस को। व्हाट इज कॉमन फॉर अगैरिकस, रस्ट एंड स्मट? अगैरिकस, रस्ट एंड स्मट, बहुत सिंपल लग रहा है तो मुझे कि ये सारे के सारे कैसे हैं? मेंबर्स हैं बेसिडियोमाइसिट्स के, और इन सब के पास बेसिडियो कार्प होता है, ठीक है। ऑल आर नॉट रिप्रोड्यूस्ड सेक्सुअली, जी नहीं, इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि सारे के सारे बेसिडियोमाइसिट्स हैं और बेसिडियो कार्प बियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। विच इज इनकरेक्ट अबाउट फाइकोमाइसिट्स, कि फाइकोमाइसिट्स के बारे में क्या गलत है? क्या गलत है? व्हाइट स्पॉट इन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू एल्ब्यूजो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मोटाइल ए प्लानोस्पोर्स। लो भैया ये गलत है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए प्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं और जू स्पोर्स होते हैं बेटा मोटाइल। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज? सिट्रस कैंकर, व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड, ब्लैक रॉट ऑन मस्टर्ड, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो बाकी भले ही ना पता हूँ, व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड एल्ब्यूजो के कारण होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन 27 पे। इन म्यूकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स नोन एज। तब म्यूकर क्या था बच्चा? म्यूकर था हमारा फाइकोमाइसिट, म्यूकर था हमारा फाइकोमाइसिट। ये वाले तो मोटाइल हैं, ये वाले हैं नॉन मोटाइल, हेंस द करेक्ट आंसर इज ए प्लेनोस्पोर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फंजाई विद द हेल्प ऑफ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है फंजाई में? तो इनमें से हमें एसेक्सुअल स्पोर्स ढूंढने हैं। एक तो होते हैं हमारे जूस्पोर्स, स्पोरांजियोस्पोर्स, और होते हैं हमारे कोनिडिया। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा है कि इन फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ कहाँ गए? विद द हेल्प ऑफ oospores, ascospores और बेसिडियोस्पोर्स। तो बेटा ये जो oospores है या zygospores है वो फाइकोमाइसिट्स के लिए हैं, ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। स्लेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ फंजाई आर कॉल्ड। पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं फंजाई में, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हाइफे, उन्हें कहते हैं हाइफे। उनके पूरे एसोसिएशन को, पूरे नेटवर्क को कहते हैं माइसीलियम। So with this we have completed 30 questions from the topic kingdom fungi. So I hope you are enjoying the lectures guys. You are trying to grasp everything, सब कुछ समझ पा रहे हो, NCERT is crystal clear to you. तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको NCERT crystal clear होनी चाहिए, बिकॉज जो हमारे मार्क्स हैं 360 में से 340 मार्क्स NCERT में ही छुपे हुए हैं, ठीक है, और बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, दैट वी आर साइमल्टेनियसली कवरिंग इन द लेक्चर्स। सो इफ वील स्टडी टुगेदर, ऐसे ही हम साथ पढ़ते रहेंगे तो हम बेशक करेंगे तैयारी आपके लिए जीत की, ठीक है। आपकी नीट की तैयारी पूरी की पूरी हम करेंगे प्राडिस एजुकेशन के साथ, और 360 में से 360 बायो में मार के रहेंगे। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चा, कि हम फोड़ फाड़ के तैयारी करें और बायो में 360 में से 360 ला के दिखाएं। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, प्लस प्ले स्टोर से या फिर iOS मार्केट से अपने लिए ऐप इंस्टॉल कर लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। क्वेश्चंस में कहीं भी कुछ डाउट आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। कुछ भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, आपकी कोई डिमांड है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम बिल्कुल आपकी डिमांड को केटर करने की कोशिश करेंगे। सो विद दैट गाइज, इट्स अ रैप टू द क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास we'll be learning about viruses and we'll learn about viroids, prions, lichens and mycorrhiza. So I'll see you in the next lecture. Till then, have a great time. Thank you.